एडवोकेट का एक्चुअली काम क्या होता है, असली रोल क्या होता है? Laws are updated every single day because of the judgments of High Court and Supreme Court. That is being set as a new law, new benchmark. तो इसलिए जब भी वो जजमेंट देते हैं हम उनको याद दिलाते हैं, सर आपका दायित्व है फॉर होल पब्लिक, होल सोसाइटी। अगर कोई जज पे केस हो जाता तो क्या होता? अभी जैसे भी वो केस आया था एक जज साहब का जिनमें नोट पकड़े गए थे, बर्निंग नोट। सर जज पे जब केस आ जाता है तो उसका एक मैकेनिज्म है, तो उसको डायरेक्टली पार्लियामेंट में एफआईआर होता है, चार्जशीट होती है, सर्च सीजर्स होते हैं। ये थोड़ा टर्म्स को सिंप्लीफाइड कर पाओगे आप? ये आप जितना पूछा है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। टेक्निकली अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो आवर्स एंड आवर्स ऑफ क्लासेस हो जाएगी। कोशिश करता हूँ कि इन शॉर्ट स्पैन में लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर किसी को बिना लीगल प्रोसेस के अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर क्या करे कोई आदमी? एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करते करते उनको लगता है कोई हीनियस ऑफेंस है और इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। ललिता कुमारी जजमेंट के मैंडेट के हिसाब से पुलिस को एक पहले नोटिस भेजनी चाहिए अक्यूज्ड को। कोई दो कंपनी आपस में काम कर रही है, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना तो साइन कर दिया जल्दबाजी में, अब कुछ ग्लिच हो गया तो क्या सामने वाली पार्टी फिर भी बच सकती है? सी शॉर्ट आंसर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सब लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बेचते हैं। आप जिस प्रोफेशन में हो वो प्रोफेशन हर एक एंटरप्रेन्योर को मदद कर सकता है, क्योंकि कोई भी फाउंडर जब कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है या कोई सर्विस बेच रहा होता है तो लिटिगेशन आना तो वाजमी है, लाजमी है, करेक्ट? तो आप उनको हेल्प करते हैं, तो आप भी एक फाउंडर हैं और आप सारे फाउंडर्स को हेल्प कर रहे हैं और ये पूरी फाउंडर्स की कम्युनिटी है। तो बहुत सारे फाउंडर्स आपको देखेंगे, आपके जवाबों पर निर्भर करेगा कि वो आपके साथ काम करना चाहते नहीं चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शरण जी। क्या हाल है सर? थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर। उसके अलावा ये कोई प्रमोशनल नहीं है कि कोई मेरे साथ काम करने आए ना आए। इट्स जस्ट लोगों की जागरूकता में ये मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ जस्ट टू लोगों को पता चलना चाहिए कि लीगल इंट्रिकेसीज क्या है क्या नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हर कोई रास्ते में जाते जाते कोई भी मिल जाता है आजकल, बोल देता है आई विल सी यू इन कोर्ट। करेक्ट। पता तो रहना चाहिए ना फिर उसका डिफेंस। ये तो सदियों से चला आ रहा है और ये चलता आएगा। ये तो क्या विल सी यू इन कोर्ट। आजकल ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया ट्रेंडिंग। सोशल मीडिया वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन इधर से 1000 किलोमीटर दूर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनीथिंग कैन इंस्टिगेट पीपल। तो शरण जी, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? मतलब आपका कैसे रुझान बढ़ा इसमें? देखिए हॉनेस्टली कहूँ तो दूर दूर तक कभी सोचा नहीं था कि लॉयर बनूंगा या एलएलबी भी करूंगा करके। ऑलवेज शुरू से ना साइंस बैकग्राउंड में था। साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखा हुआ है। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब आती है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। देन आई डोंट नो, इट वाज समथिंग लाइक डेस्टिनी या सम इनविजिबल हैंड्स ऑलवेज गाइडिंग मी कि यार रास्ता देते गए। क्या हुआ ना कि मेरे बचपन से पापा बोलते रहे कि लॉ कर लॉ कर। मैं कहा यार पापा क्या लॉ करना है, तो एंड ऑफ द डे सम और द अदर थिंग्स लॉ चूज कर ही लिया। और मैंने ग्रेजुएशन किया था एक बहुत रूरल कॉलेज में। केजीएफ मूवी सुना है आपने? हाँ, सुना है। तो वहीं पे आता है, ये बैंगलोर से समवेयर अबाउट 80-100 किलोमीटर्स पे है। मतलब वो विलेज या तालुक लेवल में आता है, तो वहाँ पे हमारी कॉलेज थी। इट वाज नॉट दैट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू माय कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से शुरू हुआ एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉलेज प्रॉब्लम क्या हुआ, सबसे मेजर हर्डल, मेरे को बैंगलोर में आके प्रैक्टिस करना था। आई वांटेड टू प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट साइड क्योंकि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन सब अच्छी थी। बट सिंस मैं रूरल कॉलेज में था तो मेरे पास नेटवर्क नहीं था कि कहाँ जाए, कहाँ से शुरू करे करके। तो इसीलिए मैंने 2022 में ना सबसे पहले एक जगह पे मैंने जॉइन किया था, हु पेड मी जस्ट 2000 रुपये पर मंथ। डिस्पाइट मैंने कहा यार पैसों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने माइंड मेकअप कर लिया था जब लिटिगेशन एंटर करना था। आई न्यू कि आई हैव टू डेडिकेट कपल ऑफ इयर्स मे बी फॉर प्रो बोनो या फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेम्यूनरेशन। एंड वहाँ से करियर बनना चालू हुआ। वहाँ से एक ऑफिस मिली, मिस्टर कोतवाल मेरे सीनियर थे। उनके यहाँ पे इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपोजर। टिल दिस डेट आई डोंट नो, टिल माय एंड ऑफ माय करियर आई विल स्टिल बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। क्या हुआ था, मैं जो जनरली अब जब हम किसी ऑफिस ज्वाइन करते हैं एज अ जूनियर एडवोकेट या सीखने के लिए, आपको पहले 1-2 साल तो सिर्फ फाइल उठाओ, फाइल रखो, पेपर ये करो, पेपर स्टिच करो, यही होता है हमारा काम। एंड स्टार्टिंग में जहाँ पे 2000 मिल रहा था वहाँ पे इससे यही हो रहा था। जब मैं कोतवाल को मिला, इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा यार यू साउंड प्रॉमिसिंग,
ठीक है आ जाओ करके। तो वेरी फर्स्ट डे मेरे को कोर्ट में एक डेट लेना नहीं आता था, एडजर्नमेंट, कि साहब आप अगली तारीख लगा दो, अभी सो एंड सो रीजन से हम नहीं आ पा रहे हैं, पार्टी नहीं आ पा रहा है, वो तक बोलना नहीं आता था। आई डिडंट न्यू, डर लगता था जज आके कुछ कानून का कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या जवाब दूंगा, हाउ विल आई हैंडल। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। देन वो कोतवाल की ऑफिस ज्वाइन करते वेरी फर्स्ट डे वो मेरे को आर्ग्यूमेंट्स दे देता है, जाओ ये आर्ग्यूमेंट करके आओ। मैंने कहा सर ये क्या है? सर ने कहा तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, जाओ, या फिर मैं किसी और को दे दूंगा, यू वांट टू टेक दिस और नॉट। ऐसे जर्नी चालू हुई सर, मतलब देयर वाज नो टर्निंग बैक एट ऑल। कोर्ट का फर्स्ट डे कैसा था आपका? क्या 180 190 पल्स चल रहा होगा शायद। हाँ, मुझे डर लग रहा था कि मतलब ऐसे पुलिस वाले, जज काले कपड़ों में एकदम ऐसे बैठे, सब लोग बातें कर रहे हैं कुछ। टेक्निकल बातें चल रही है, अब मैं बीच में मैं डेट पूछने जा रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है प्रोसीजर की, कहाँ खड़ना है, कैसे बात करना है, कैसे अप्रोच करना है, नन ऑफ दी, नो कोर्ट एटिक्वेट्स, कुछ नहीं पता था। इट वाज डिफिकल्ट बट कर लिया, जैसे रिगरस प्रैक्टिस होने लग गई, एवरीथिंग वेंट ऑन। कोई ऑकवर्ड मोमेंट हुआ वहाँ पे आपका? ऑकवर्ड बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार बेइज्जती हुई है कोर्ट्स में। कोई बता पाओगे? अब मतलब ऐसा एग्जैक्ट अभी कुछ रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट यस बेइज्जती बहुत पार्ट एंड पार्सल है। बेइज्जती से ही सीखते हैं सर, मतलब कोर्ट में जाते हैं, जज गाली देता है, तब याद आता है कि ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो बेइज्जती से ही सीखते हैं। उसके अलावा क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे था ना, कुछ कुछ वहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस के लिए एक्सपोजर बहुत था। मेरे सीनियर ना ही वो माइक्रो मैनेज नहीं करते थे चीज़ों को। ही यूज्ड टू बी लाइक यू वांट टू ट्राई, गो टेक एंड ट्राई। बड़ा से बड़ा केस को भी हमें एंटायरली हमारे हाथ में दे देते हैं, अब करो। तो वैसे हमें मिला था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैटर, दैट इज पर्टेनिंग टू फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN हम कहते हैं। इट्स लाइक फर्जी जो मूवी सीरीज है, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट, बांग्लादेश में प्रिंट होके इंडिया में आता है, सर्कुलेट होता है। तो वी वर रिप्रेजेंटिंग फॉर वन पर्सन हु वाज इन बिटवीन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो पुलिस वालों ने ऐसा फ्रेम किया था, आई डू नॉट वांट टू मेक एनी प्रेजुडाइज टू माय क्लाइंट, कि वो मास्टरमाइंड था, वो वहां से यहाँ पे पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर रहा था। उस केस में स्पेशलिटी क्या था, जो NIA के ट्रायल्स लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, दैट इज दी टॉप मोस्ट एजेंसी ऑफ इंडिया, CBI सबसे ऊपर है, क्योंकि वो डील करती है नेशनल थ्रेट्स के मैटर्स के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। एंड फेक इंडियन करेंसी इज अगेन थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो वहाँ पे क्या होता था, मैं देखता था वकीलों का ट्रेंड, इट वाज ऑल अबव 50, अबव 55। हम, आई एंड वन मोर पर्सन, हम दो लोग वेरी यंग पीपल, हम वहाँ करते थे फॉर 6 मंथ्स। इनिशियली तो हर कोई हमें देखता था ये कौन है कौन है, एंड एज डेज वेंट हम जैसे इंप्रूव होने लगे, जैसे आगे बढ़ने लगे, पीपल वर स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। इवन जज ने भी बहुत बार अप्रिशिएट किया हमें कोर्ट में, एंड देन फाइनली इट लैंडेड इन एक्विटल। जैसे अभी वहाँ पे तो देखा जाता है ना कि मतलब कोर्ट के अंदर सब थोड़े एज वाले बहुत लोग होते होंगे, अबाउ 40-50 वाले, 50 वाले सबसे ज़्यादा एकदम यंग वंग लोग आते हैं। तो आपने क्या सीखा है, एडवोकेट का एक्चुअली काम क्या होता है, असली रोल क्या होता है एडवोकेट का? सर असली असली रोल सी, कानून हर किसी को पता है, ओके, सेक्शन 1 2 3 कोई भी आके प्लीड कर सकता है। एडवोकेट का काम क्या है, प्लीड करना है अपने क्लाइंट के रिस्पेक्टिव में। अब जो प्लीड करते हैं, तब हम एक जज को ना एक पर्सपेक्टिव देते हैं, सर इस तरीके से मत देखिए, इस तरीके से देखिए, देन यू विल फाइंड दिस नॉट अ गिल्ट, दिस नॉट अ क्राइम एनीमोर। हम इंटरप्रिटेशंस पे जाते हैं। सर ये जो प्रोविजन है, ये 1940s या जो भी एक XYZ ईयर में जो इनैक्ट हुआ था, आया था, वो टाइम पे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में यही सब डिस्कशन हुआ था। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोविजन का अर्थ यहाँ पे है, एंड ये जो मीनिंग है, उस मीनिंग से मेरे क्लाइंट को, मेरे उसके हिसाब से मेरे क्लाइंट ने कोई क्राइम नहीं किया है। वी गिव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अगेन वी गिव वन मोर पर्सपेक्टिव। सर अगर आज ये जजमेंट दे देते हो, व्हाट हैपेंस, लोअर कोर्ट छोड़ो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सी हम बहुत बार कहते हैं कानून 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, वो सिर्फ लेमैन कहता है। जब वकील को पूछते हैं ना, व्हाट हैपेंस, लॉज आर अपडेटेड एवरी सिंगल डे। हाउ इट्स अपडेटेड, बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स देते हैं, दैट इज बीइंग सेट एज अ न्यू लॉ, न्यू बेंचमार्क। तो इसलिए जब भी वो जजमेंट देते हैं, हम उनको याद दिलाते हैं, सर आपका दायित्व है फॉर होल पब्लिक, होल सोसाइटी। अगर आज आप मेरा केस रिजेक्ट कर दोगे, तो सिमिलर केस में और आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और किस किस टाइप के लोग आ सकते हैं, और वही मेरा केस लाके दिखाएंगे आपको और बोलेंगे सर आपने वो रिजेक्ट किया था, ये भी रिजेक्ट करो फिर। सो दिस विल कॉज अ ग्रेव प्रेजुडाइज टू सोसाइटी। तो आप समझ रहे हो, तो हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सेक्शंस को बोलना है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो लॉज है उसको आज के डेट के हिसाब से अपडेटेड रखना है। जजेस को उनको समझाना है कि यार दिस इज हाउ, व्हाई इट इज रिलेवेंट, एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड।
नॉट इन दिस वे, इन दिस वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसके ऊपर ढेर सारे इंटरप्रिटेशंस हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। वो एक ही एक राइट है, आर्टिकल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंदर अम्ब्रेला ऑफ राइट्स बना दी सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारी, ये जो आधार का केस था, केस जस्टिस पुट्टुस्वामी का, राइट टू प्राइवेसी का, वो भी आर्टिकल 21 में लगा दिया, बट कहीं लिखा नहीं है। समथिंग लाइक दैट, इट कीप्स इवॉल्विंग, और हमारा रोल यही है। मतलब अगर कोई जज पे केस हो जाता तो क्या होता? अभी जैसे भी वो केस आया था ना, एक जज साहब का जिनमें नोट पकड़े गए थे, बर्निंग नोट। सर जज पे जब केस आ जाता है तो उसका एक मैकेनिज्म है, जैसे अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया तो उसको डायरेक्टली पार्लियामेंट में इम्पीच कर सकते हैं। बट आज तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई जज इम्पीच हुआ नहीं है। इम्पीच इज़ अ वेरी रिगरस प्रोसेस, बहुत टीडियस प्रोसेस है, बट स्टिल अगर पार्लियामेंट करना चाहे तो इम्पीचमेंट के पहले पहले कोई जजेस रिजाइन कर सकते हैं, एंड दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री, बट इम्पीच कोई नहीं हुआ है। तो ये एक हो गया, डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज कंडक्ट होती है उनकी, बट ये सब इन हाउस रखा जाता है। इट्स जनरली केप्ट इन ग्रे, रीजन बीइंग जब अब वो कैश डिस्क्लोजर हुआ था पब्लिक में, मीडिया वाले कुछ भी एलिगेशंस उठा रहे थे, नो प्रेजुडाइज टू अगेन मीडिया, वो अपना काम कर रहे, बट साथ साथ में एक वेरी बिग इश्यू वाज बीइंग रेज्ड दैट हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। नाउ वी हैव टू थिंक यार, एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एक करप्ट है या जज एक करप्ट है, तो उससे हमारी डेमोक्रेसी को क्या लेना देना है? व्हाई इट इज अंडर थ्रेट? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है, इट्स ऑल चेक एंड बैलेंस, मतलब 3 पिलर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीनों एक दूसरे का काम चेक करके बैलेंस करना है। एंड उसमें सबसे बड़ा दायित्व दिया गया है कोर्ट्स को कि यार, बिकॉज यू आर द केयर टेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार क्या होता है, पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररीच करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के पीरियड में इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे प्रोविजंस अमेंड कर दिए थे उनके फेवर में, जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे करते गए। एंड इनिशियली कोर्ट से रिजेक्ट करते गए, नहीं हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन लेटर ऑन स्लोली जैसे अंडरस्टैंडिंग बनी, लैंडमार्क जजमेंट्स आने लग गए एंड कोर्ट स्टार्टेड इंटरफेयरिंग। ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, एंड दिस इज, एंड जब ये, अगर हम, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि लोग आजकल बहुत बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, एंड जनरली एडवोकेट इज नॉट जस्ट अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बट ऑल्सो ए लास्ट रिजॉर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब उसके बाद कुछ नहीं है लोगों के पास। अगर वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ही खतरे में आ गया है, देन व्हाट पीपल आर लेफ्ट विथ? पीपल, लोग बोलेंगे यार तुम ही कर लो, तुम ही वोट कर लो, मैं क्यों वोट करूं, तुम ही कानून बनाओ, तुमको जो करना है करो। व्हाट इज द रोल ऑफ मी देन? पीपल विल लूज ट्रस्ट एंड इट्स अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे कोई प्रेजुडाइज नहीं कर रहा हूँ कि जज ने ऐसा किया नहीं किया, मैं बस वो एक इश्यू पे बोल रहा हूँ कि वेदर इट्स अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी और नॉट, एंड जज का हॉनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी से कितना बड़ा रोल है डेमोक्रेसी के साथ। जो आम जनता के लिए बात करते हैं तो एफआईआर होता है, चार्जशीट होती है, सर्च सीजर्स होते हैं, ये थोड़ा टर्म्स को सिंप्लीफाइड कर पाओगे आप? सी, ये आप जितना पूछा है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। टेक्निकली अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो आवर्स एंड आवर्स ऑफ क्लासेस हो जाएगी। जस्ट कोशिश करता हूँ कि इन शॉर्ट स्पैन में लोगों को अच्छे से समझ में आए। इनिशियली क्या होता है, जब एक ऑफेंस होता है, एक एक्ट कमिट होता है, वो एक्ट एक ऑफेंस होता है। अ, वो ऑफेंस चाहे आईपीसी में हो, व्हाटएवर लॉज में हो। तो अब जब ऑफेंस होता है, जिसने जिसने किसी ने वो देखा है या फिर कोई विक्टिम है, वो जाके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लॉन्च करता है। कंप्लेंट के पास 2 ऑप्शन होता है, एक जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उसके जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में जाना तो जा सकता है, नहीं तो उसको लगता है कि नो नो दिस इज सैबोटेज्ड। कभी-कभी बहुत बार लोगों के एलिगेशंस होते हैं कि पुलिस वाले सामने से मिल चुके हैं, या फिर मैं इस एरिया में रहूँगा तो ही मेरे लिए खतरा है, कोई मेरे को मार देगा, सम मर्डर या फिर ब्लैकमेल का केस है, कुछ है। तो उसके लिए पीपल गो टू सम डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, वहाँ पे एफआईआर लॉन्च करते हैं। पहले क्या था, पहले जो न्यू क्रिमिनल लॉज आया था ना, बीएनएसएस, उसके पहले इट वाज लिटिल डिफिकल्ट प्रोसेस एंड दैट हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स, ओके। बट अभी ये लॉ में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि रिगार्डलेस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पुलिस कैन रजिस्टर द एफआईआर। तो यू कैन गो टू द एनी अदर जुरिस्डिक्शन, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होती है, वो जीरो एफआईआर होती है, एंड अगेन वहाँ से अगेन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, बट दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड जीरो एफआईआर। अब जहाँ पे जिस जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स में आप जाते हो तो वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर होता है। अभी इसमें अगेन 2 चीज़ें होती हैं। One is whether offense is cognizable or not. Number 2, whether preliminary inquiry should be done or not. ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं, मतलब क्या होता है, जब एक एक्ट होता है, जो एक ऑफेंस होता है, उसको हम उसके प्रोविजंस में चेक करते हैं कि इसका पनिशमेंट क्या है। अगर इसका पनिशमेंट इज बिलो 7 years, जनरली नॉट एक्सप्लिसिटली, सम केसेस इट्स नॉट एक्सेप्ट, तो जनरली अगर इफ इट इज बिलो 7 years, इट इज नॉन कॉग्निजेबल। दैट इज नॉट ए मैंडेट फॉर पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर।
बट अगर ये 7 साल के ऊपर होता है, इट बिकम्स द कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस वाला रजिस्टर करना ही पड़ता है ईदर इन हिज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और 0 एफआईआर। अब सेकंड कंडीशन आता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये जो हमारा ललिता कुमारी करके एक जजमेंट हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई कि पुलिस के गलत काम भी डिस्कस किए गए, पुलिस के अच्छे काम भी डिस्कस किया, उनको रिमाइंड भी किया गया ड्यूटीज़ का, और लोगों को भी रिमाइंड किया गया कि फॉल्स केसेस मत करो। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या-क्या होता है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, तो उन सब में डायरेक्टली आप एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते हो। पुलिस कंडक्ट्स द इंक्वायरी कि यार ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार लोग एग्जैगरेट करके आ जाते हैं। तो 5 डेज़ टू 10 डेज़ का प्रोसेस रहता है। उसके अलावा मेडिकल नेग्लिजेंस केस हो गया, डॉक्टर्स के ऊपर फाइल करते हैं। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल केसेस कलर्ड इंटू क्रिमिनल। अब उसका मैं आपको बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कमिंग टू द स्टूडियो इटसेल्फ, ओके। अज्यूमिंगली आई एम द लैंडलॉर्ड, यू आर द टेनेंट। आपका यहाँ पे धंधा बहुत सुपर डुपर चल रहा है इस लोकेशन में। आई कम अप वन डे, अभिषेक यार आपको ये प्लेस वेकेट करना पड़ेगा, आई विल गिव यू 15 डेज़ टाइम। कि उससे नो सर ऐसा नहीं होगा, मेरे को बहुत अच्छा चल रहा है, आप सडनली बीच में आके ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये चलता है 2-3 महीने, 2-3 महीने, लैंडलॉर्ड परेशान हो जाता है, आप भी परेशान हो जाते हो। एक दिन लैंडलॉर्ड आके फालतू में बस थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में बोल देता है, "ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपका सामान बाहर फेंक दूँगा" करके, सिर्फ़ धमकी देके चला जाता है। आप क्या करते हो? आप जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करते हो, लैंडलॉर्ड आके मेरा सामान तोड़-फोड़ गया, मेरे एम्प्लॉइज़ को मारा, मेरे को गंदी-गंदी गालियाँ दी, ये सब आप एफआईआर को थोड़ा एक्ज़ैगरेट करके ये सब लिख देते हो। बट उसका बेसिक एसेंस क्या है? लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट है। तो जब पुलिस ये देख लेती है तो बोलती है, "ओके, वेट, लेट्स डू द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नाउ। इफ वी स्टिल फाइंड देन वी विल रजिस्टर द एफआईआर, इफ नॉट नो।" तो यहाँ पे एफआईआर का चैप्टर क्लोज होता है। एंड एफआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है? एफआईआर इज द पावर फॉर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन द मैटर। मतलब आप कोई कहते हो कि ये सर ये गुनाह हुआ है, तो इमीडिएटली आके एक्शन नहीं ले सकते। उनको एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। हम टेक्निकली इन कोर्ट लॉ, कोर्ट रूम लीगल जार्गन्स में हम कहते हैं टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। वहां से चालू होता है क्रिमिनल लॉ, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, चार्जशीट, ये सब। मतलब कोर्ट भी मेरे को लगता है यही बोलता है कि कोई भी मैटर हो रहा है आपका लाइफ में, पहले आप बाहर सुलझा लो। हाँ, अगर आपने म्यूचुअली एग्री कर लिया, सब कर लिया, तो फिर इधर इसके पचड़े मत पड़ो। तो मतलब ज़्यादातर मैटर कोर्ट के बाहर ही सुलझते हैं। नहीं ज्यादातर सुलझते नहीं सुलझते पता नहीं, बट मतलब देर आर सिग्निफिकेंट नंबर्स है, कुछ कुछ सुलझते, कुछ कुछ नहीं होते हैं। कोर्ट में जनरली मैटर्स ईगो पे जाते हैं, ईगो पे जाता है, एंड ईगो लोगों में भर भर के है। तो दैट इज वेरी लेस नंबर की जो बाहर सुलझते हैं। बट नाउ कोर्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड। और बहुत बार हमने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज खुद आके कन्फ्रंट करते हैं, एडमिट करते हैं कि नहीं हमारे कोर्ट्स हाईली ओवरबर्डन्ड है। ओके, तो इसके कारण डिले होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैटर्स। तो उसके लिए वो लोग कहते हैं कि भारी सेटल कर दो। अब उसके बहुत सारे मीन्स होते हैं, कोई आर्बिट्रेशन कर दिया, कोई लीगल नोटिस भेज दिया। कभी-कभी क्या होता है, कोर्ट्स कुछ-कुछ स्पेसिफिक मैटर्स, लेट्स से कमर्शियल मनी रिकवरी, बी2बी मनी रिकवरी, तो वो जाता है कमर्शियल कोर्टिंग। तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी मैंडेट है कि आपको प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एक स्टेज होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स चालू होने के पहले, वो क्रॉस करके ही आना है। उसमें क्या होता है, उसमें एक मॉडरेटर, मीडिएटर टाइप ऑफ पर्सन होता है, दोनों पार्टी बैठ के डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है क्या लेना-देना है, स्क्वायर कर सकते हैं क्या, डील मतलब खत्म कर सकते हैं क्या करके, एक पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं। वो जब वहाँ पे फेल होता है, देन मैटर्स कोर्ट में आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि मतलब लोग सबसे ज़्यादा सर्च यही करते हैं कि अगर किसी को बिना लीगल प्रोसेस के अरेस्ट कर लिया जाए, तो फिर क्या करे कोई आदमी? कि कोई नोटिस नहीं भेजा, आ गई पुलिस, आ गई, एकदम से अरेस्ट कर लिया। इंडियन लॉ में ना ये इल्लीगल अरेस्ट को या इंडियन कोर्ट्स इल्लीगल अरेस्ट को छोटा नहीं देखते, बहुत सीवियरली देखते हैं, बहुत सीरियसली देखते हैं। इल्लीगल अरेस्ट, अब जब एफआईआर हो जाती है, अभी तक हमने एफआईआर की बात की। एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करते-करते उनको लगता है कोई हीनियस ऑफेंस है और इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑफेंस पनिश उसका पनिशमेंट 7 ईयर्स के बिलो है, तो अगेन ललिता कुमारी जजमेंट के मैंडेट के हिसाब से पुलिस को एक पहले नोटिस भेजनी चाहिए अक्यूज्ड को कि यू कम टू पुलिस स्टेशन, कोऑपरेट विथ मी इन दिस इन्वेस्टिगेशन। ओके, दैट इज द मैंडेट नंबर 1। वो भेजना ही पड़ेगा, उसके बिना वो अरेस्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, जब वो भेज देते हैं नोटिस एंड स्टिल सामने वाला कंप्लाई नहीं करता है, तो पुलिस आके अरेस्ट कर सकती है। बट जब अरेस्ट करती है, एक बहुत क्रूशियल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ता है पुलिस को, रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अभी ये जो ग्राउंड्स है ना, रिटन ग्राउंड्स, मतलब क्यों अरेस्ट कर रहा हो, ये टेक्निकली बहुत एलॉबरेटिव टॉपिक है। ओके, तो उसके लिए एक फेयर एडजुडिकेटिव लीगल माइंड ही इसको डिस्कस कर सकता है। बट दीज आर द बेसिक मेथड्स। अभी अज्यूम करो कि लेट्स से किसी को इलीगली अरेस्ट कर दिया, ये कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज आर देयर, एंड अरेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज द रेमेडी?
Article 226 of Constitution of India and Article 32 of Constitution of India. 226 with regard to High Court, 32 is with regard to Supreme Court. हम हाई कोर्ट में ना एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं, उस केस की कैटेगरी को हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं। हेबियस कॉर्पस का लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है हैव योर बॉडी। सरकार का दायित्व बनता है कि आप सुरक्षित सही तरीके से आप जियो। एंड व्हेन पुलिस इलीगली डिटेन्स यू, हम मैटर मॉर्निंग में फाइल करते हैं, आफ्टरनून में लिस्ट हो जाता है, शाम में पुलिस वालों को प्रेजेंट रखा जाता है एंड बहुत सीरियसली लिया जाता है। पुलिस वालों के ऊपर, करियर के ऊपर ब्लैक मार्क्स लग जाता है उससे। ऐसे हमारे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत हेवियस कॉर्पस हमने फाइल किया। बट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वाज कि जब हम फाइल करते ही ना पूरा डिपार्टमेंट हिल जाता है। हमने मॉर्निंग फाइल किया था, आफ्टरनून मैटर लिस्ट होना था, इन बिटवीन पुलिस वाले का कॉल आ गया, सर आपका आदमी बाहर है, सर प्लीज आप विड्रॉ कर लो मैटर, प्रेस मत करो, मतलब और आर्ग्यू मत करो उस पर, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस फॉर। मतलब ऐसे किसी को उठा के भी अंदर नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते सर, मजाक है क्या ये? वी आर डेमोक्रेसी। हमारे में कुछ कानून, जैसे वो टेररिस्ट लोगों को भी हम कितना फेयर रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, तो इलीगल डिटेंशन तो बहुत दूर की बात है। और हमारा कानून ये मानता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है तो फिर यार इलीगली अरेस्ट एंड ऑल, व्हाट इज दिस? ओके, फेयर रिप्रेजेंटेशन सबकी बात करते हैं। उसके अलावा पुलिस वाले के ऊपर हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? पुलिस वाले के ऊपर हम लोकायुक्ता में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लोकायुक्ता में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जाता है, वो भी बहुत सीरियसली लिया जाता है। उसके अलावा हर एक स्टेट में ना एक कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी होती है। अगर लोअर लेवल मतलब एसपी के नीचे के लेवल पे अगर फाइल करना है तो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी होती है। आईजीपी, डीजीपी, ऑल दिस लेवल, ए लेवल पे फाइल करना है तो स्टेट कंप्लेंट्स अथॉरिटी होती है, वहाँ पे भी बहुत सीरियसली लिया जाता है। पुलिस के ऊपर अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उनका करियर बहुत इजीली टार्निश कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं कह रहा हूँ कि देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, उनके ऊपर उनको टाइट करना, उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना, इट्स वेरी इजी फॉर गवर्नमेंट। पर तो आम जनता ज्यादा डरती है इसमें। हाँ, आम जनता बहुत डरती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया था एनडीपीएस का, ड्रग्स का। एक रिनाउंड कॉलेज है यहाँ पे बेंगलोर में, आई डोंट नो टू टेक द नेम। तो वहाँ से ना उसको उठा लिया था पुलिस वालों ने। उसके पास कोई मिला नहीं, मतलब गांजा या एमडीएमए या सम एनी काइंड, नो नार्कोटिक सब्सटेंस वाज फाउंड। उसको उठा के 2 से 3 दिन अंदर कस्टडी में रखा, एफआईआर तक रजिस्टर्ड नहीं थी। एंड उसके बाद पुलिस वाले उसको एक्सटॉर्शन करने लग गए। मतलब दे आर लाइक, हमारे पास आपकी कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा टैप है, हमने पूरी आपकी कॉल्स को टैप किया है, ये देखो रिकॉर्डिंग, उसको सुनाया भी है उन्होंने। एंड बोलते अभी तू यहाँ से कुछ कुछ माल मंगवा रहा है, कुछ कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस मंगवा रहा है, व्हाट इज दिस, मेरे को डिटेल्स दे और तू मेरे को पैसा दे, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ऐसे तैसे करके 2 दिन में बाहर आ जाता है। एंड उसको बोला जाता है कि नेक्स्ट विद इन 1 वीक आपको घर पे बात करके पैसा ला के देना, नहीं तो फिर उठा लेंगे। तो वहाँ से फ़ोन आता है मेरे को कि यार सर अभी इसमें क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, रिट फाइल करते हैं, नॉट हेबियस कॉर्पस, वी विल सीक डैमेजेस एंड कंपनसेशन अगेंस्ट द पुलिस एंड टू व्यू दिस वेरी सीरियसली। रिट फाइल करके कॉन्स्टिट्यूशन में, हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम इन्वोक करते हैं। तो उसका सवाल था वेरी पेक्यूलियर कि सर अगर मैं आज ये कर देता हूँ, पुलिस फ्यूचर में वेंजेंस ले सकती है मेरे साथ। मैंने कहा दिस इज द अमेजिंग सिचुएशन। ये तुम्हारा केस अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है, जेन्युइनली भी कुछ हो जाता है, आप काफी हद तक बच सकते हो। रीजन बीइंग कि यही जजमेंट लाके दिखा देना वहां पे कि पुलिस वालों ने, मैंने उनके ऊपर केस किया था, उसकी वजह से वेंजेंस कर रहे हैं लोग। वेरी क्लियर कनेक्शन, डॉट्स आर कनेक्टिंग, नथिंग अदर देन दैट। हम कानून भी प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे वर्क करता है। अच्छा, थोड़ा ये बात करते हैं अपन इस बारे में कि जैसे कोई कोई 2 कंपनी आपस में काम कर रही है, तो अथॉरिटी साइन करते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि लीगल होता है मैटर, तो वो कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बना है, पर साइन कर दिया जल्दबाजी में। अब कुछ ग्लिच हो गया, तो क्या सामने वाली पार्टी फिर भी बच सकती है? सी शॉर्ट आंसर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए एक्सक्यूज। ओके, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अभी आपका लीगल ड्यूटी बनता है उसको कंप्लाई करने का, आपकी जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। बट अगर आप किसी दिन आप आते हो कोर्ट में ये कह के कि मैंने पढ़ा नहीं था, जल्दबाजी में करा दिया, या फिर मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को कुछ और पेपर्स बोल के कुछ और साइन करवा दिया, या फिर मेरे को बोला अभी तू ये साइन करेगा तो मैं तेरे को 50 लाख दूंगा, व्हाटएवर, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया, कोर्शन यूज किया। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना देयर आर 2 कैटेगरीज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है? दीज आर
व्हाट यू कॉल void since the day one, मतलब कभी लीगली इन्फोर्सेबल थे ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल यू डू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर विद अनसाउंड माइंड विदाउट फ्री कंसेंट, तो ये सब void कॉन्ट्रैक्ट्स होता है. नाउ कमिंग टू फ्री कंसेंट, एक ऐसी चीज है जो voidable में आती है. voidable क्या होता है? इट इज voidable एट द इंस्टेंस ऑफ पार्टी. अगर आप चाहो, आपको पता चल गया ये सब है, गलत है इसमें, आप चाहो तो आप कोर्ट में नॉक कर सकते हो डोर, प्रोवाइडेड. अब उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडक्ट भी आता है. समझो कि एग्रीमेंट में 30,000 रुपए रेंट लिखा है, आप भी 30,000 रेगुलरली दे रहे हो, एंड आपको 6 महीने के बाद याद आता है यार 30,000 नहीं था यार, ये तो 15,000 था. बट कोर्ट वही बोलेगा 6 महीने तक तो आपने 30,000 दिया, हाउ डिड यू गिव दैट देन? यू हैव कंप्लाइड द टर्म्स देन, दैट सिंपली मीन्स. ओके, तो ये सब चीज होती है. हमारे पास एक केस आया था विथ रिगार्ड टू परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी. एक XYZ पार्टी है जिन्होंने एक सब्सटैंशियल अमाउंट, समझो कि 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो परचेज करना था. तो एक टोकन मनी देते, जनरल सेल ट्रांजैक्शन जैसे होते हैं, पहले टोकन मनी देते हैं, उसके बाद सेल रजिस्टर करते हैं. जब टोकन मनी दे रहे थे, दिस पर्सन पेड सब्सटैंशियल, मतलब मोर देन 90% प्लस, मतलब 9 करोड़ के ऊपर इन्होंने पैसा दे दिया था. दैट टू थ्रू बैंक, ऑल वाइट मनी, नो कैश ट्रांजैक्शंस एट ऑल. एंड 2.5 साल वेट किया, 6 महीना अग्रीमेंट का टाइम पीरियड था टू कंप्लीट द सेल. अब 6 महीने तक वो सामने वाला आया नहीं, तो ये लोग भी थोड़ा धक्का देते गए. एंड आफ्टर 2.5 years उनको लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, दे नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट. कोर्ट में ये भाई साहब क्या करता, सामने वाला जो सेलर है वो सिंपल एक अवमेंट पे स्टिक होता है. सर, मैंने लोन के लिए एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था, उसके लिए मैंने पैसा लिया था, इन लोगों, मेरे को पता है ये सब टर्म्स लिखे हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला, एंड उसके वजह से मैंने साइन कर दिया. एंड प्रॉब्लम क्या है कि जब ये सब इतनी टेक्निकलिटीज आ जाती है ना, तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ. सेक्शंस में नहीं होता है टेक्निकलिटीज. उनके क्या बोलते हैं, स्पिरिट, मतलब उनकी जो इनर एसेंस होता है उस प्रोविजंस का, उसके अंदर टेक्निकलिटीज होती है. तो वो जनरली हर कोई नहीं कर सकता है. वो मतलब बहुत डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते, तो उनका क्या हुआ कि दे लॉस्ट द केस. जो 90% के ऊपर सब्सटैंशियल मनी दिया है, स्टिल दे लॉस्ट द केस. नाउ दे केम बिफोर मी फॉर अपील. मैंने कहा हो जाएगा. रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर जजमेंट्स है, ये कहते हुए कि सर अगर आप सब्सटैंशियल मनी 90% के ऊपर दे दो, इसका मतलब प्रॉपर्टी खरीद ही लिया, और क्या बाकी है, व्हाट एल्स इज लेफ्ट, नथिंग एल्स. तो खरीद ही लिया है, तो फिर तो उस केस में दे देना चाहिए, कि कोर्ट डायरेक्शन देना चाहिए सामने वाले को कि बाकी का पैसा ले और प्रॉपर्टी रजिस्टर करके दे. बट इंस्टेड यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, रिफंड का जजमेंट दे दिया. प्रॉपर्टी रखो, प्रॉपर्टी नहीं देना है, रिफंड दे दो, क्योंकि ब्याज के हिसाब से पैसा लिया इसने करके. अच्छा, अपन कंटेंट बना रहे हैं, राइट? और आज हर बंदा कंटेंट बना रहा है, कुछ आप भी बनाओगे, मैं भी बना रहा हूँ, तो हम ब्लॉग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसमें कॉपीराइट या ये होता है ना, IPR प्रोटेक्शन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो क्या ये कोई भी यूज़र लगा सकता है अपने इस पे कि भैया मेरा कंटेंट इसने यूज़ किया है? उसका कोई फ़ायदा भी है कि मान लो अगर मैंने कोई कंटेंट बनाया, किसी ने कॉपी कर लिया, तो मैं उस पे केस करूँ कि तूने मेरा कंटेंट कॉपी कर लिया? सी नाउ कमिंग टू, सबसे पहले तो IPR क्या है. IPR एक इंटेंजिबल असेट है, मतलब ये टेंजिबल हो गया है जब हम छू सकते हैं. ओके, तो दैट इज इंटेंजिबल, एक असेट है जो हमने थ्रू आर मेंटल पावर, एक यूनिकनेस के थ्रू हमने एक चीज क्रिएट किया. उसमें बहुत सारी चीज आती है, जैसे डिजाइन हो गया. फॉर एग्जांपल कोको कोला का बॉटल है, वो डिजाइन्स एक्ट में प्रोटेक्टेड है, मतलब सेम डिजाइन का बॉटल आप दूसरी ब्रांड करके नहीं बेच सकते हो. तो वैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया. एंड अभी सरकार का नया जियोग्राफिकल इंडिकेशन आप सुनते होगे कि बंगाल का रसगुल्ला, तो वो जो सिटी लग जाता है ना, नाउ दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, कि कोई भी आलतू फालतू आदमी आके बोल नहीं सकते बंगाल का रसगुल्ला है करके. वहां का जो जिसने अथॉरिटी लिया है थ्रू गवर्नमेंट, मैं बेचूंगा, वही आदमी वो नाम यूज कर सकता है, हर कोई यूज नहीं कर सकता है. तो वहाँ पे पूल ऑफ पीपल होते, देते हैं सरकार, नो प्रॉब्लम लाइक दैट. क्यों? क्योंकि वहाँ का जियोग्राफिकल कल्चर की जो एक बाई प्रोडक्ट होता है, आउटकम होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज किया गया है. ओके, उसके अलावा हाल ही में न्यूज़ में बहुत इंटरेस्टिंगली था विथ रिगार्ड टू ऑपरेशन सिंदूर. आपने सुना होगा, आई एम नॉट श्योर. ऑपरेशन सिंदूर जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वहाँ पे अभी फायरिंग चालू भी करना था, तब तक रिलायंस भाई साहब ने जाके कॉपीराइट फाइल, ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है ये नाम के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए. उन्होंने क्या सोचा कि यार फ्यूचर में इस नाम की मूवी बनेगी, इस नाम की कोई ना कोई बुक बनेगी, अब उनको नाम यूज करना पड़ेगा. अगर मैं ये प्रोटेक्शन ले लेता हूँ इसमें, तो मेरा असेट हो गया ये. नाउ इफ दिस इज माय असेट, देन इन फ्यूचर आई कैन टेक रॉयल्टीज फ्रॉम पीपल, मेरा नाम यूज करने के लिए. तो
इस इंस्टेंस पे इन लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने ठीक है रिलायंस उन्होंने विड्रॉ कर दिया, बाकी दूसरे लोग हैं जो जिन्होंने फाइल किया हुआ है। नाउ कमिंग टू गियर, ऐसा हो सकता है क्या ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम व्हाट यू कॉल ट्रेडमार्क कर सकते हैं क्या, कैन वी प्रोटेक्ट इट अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट? ट्रेडमार्क्स एक्ट में ना सेक्शन 9 है जो सेवरल ग्राउंड्स कहते हैं रिजेक्शन के लिए। उसमें एक ग्राउंड है जो कहता है विच इज यूज्ड और प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेशनल सिंबल्स एक्ट। जो हमारा सरकार जो एम्बलम्स और नेशनल सिंबल्स यूज करते हैं उसमें प्रोटेक्शन है। अब प्रॉब्लम उसमें लकुना क्या है, क्योंकि जब मैं बहुत सारे डिबेट्स देख रहा था इसके ऊपर, लोग इसी का जिक्र कर रहे थे कि नहीं ये तो सरकार का ओनरशिप है इस पे। सरकार ने अभी कहीं पे भी ऑफिशियल गेजेट में चीज नहीं किया है। ओके, स्टिल देयर इज अ लकुना कि पॉसिबिलिटी है कि इनके नाम पे रजिस्टर हो। प्रीवियसली जैसे कोविड था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर्स के ऊपर कोरोना फ्री, नो कोरोना, ये सब टाइप का ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की थी लोगों ने, बट हर कोई रिजेक्ट हो गया क्योंकि दिस इज कॉल्ड डिसेप्टिव मार्केटिंग। आप ऐसा कोई ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। लेट्स से यू आर सेलिंग अ टी, यू कैन नॉट टेक अ ट्रेडमार्क की वर्ल्ड्स बेस्ट टी, दैट इज डिसेप्टिव। आप उसमें क्या दे रहे हो दैट इज सेकेंडरी, इंग्रेडिएंट में आपने लिखा है, बट जब पहला आदमी फर्स्ट इंस्टेंस वो देख रहा है अच्छा वर्ल्ड्स बेस्ट टी, तो उसको दिमाग में वही जाएगा ना कि ये वर्ल्ड्स बेस्ट टी है, वो भी प्रोटेक्टेड है, ट्रेडमार्क्ड है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट में बहुत दम होगा, भले ये नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। पर वो मिलेगा ही नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर रही है, वो रिजेक्ट कर देगी। वो रिजेक्ट कर दी क्योंकि इसे डिसेप्टिव में आता है, मिसलीडिंग डिसेप्टिव में आता है, लोगों को धोखा होता है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड अभी आया है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी की कमी आपके हिसाब से लगता है आपको? सी वक्फ लॉ जो नया आया है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैटर फॉर कंसिडरेशन। इसमें क्या है ना कि देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स ऑफ वक्फ लॉ एंड सर्टेन बैड थिंग्स। अब गुड थिंग्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जो इनकी एक सबसे वर्स्ट चीज़ क्या था, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे अगर मैं कब्जा कर लेता हूँ उनके हिसाब से, ओके, इफ आई एम स्टेइंग इन अ वक्फ प्रॉपर्टी, जनरली अगर कोई दूसरा अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करके बैठता हूँ एंड इफ यू नो दैट आई एम सिटिंग हियर, देन यू हैव जस्ट 12 years टाइम लाइन टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी। 12 साल के बाद यू लूज द राइट, राइट। ओके, बट वो वक्फ में नहीं था एप्लीकेबल फॉर एवर, नो लिमिटेशन पीरियड एट ऑल। एंड अभी नया लॉ आया, इन्होंने लिमिटेशन 12 साल का इम्पोज किया है। फिर उसके अलावा वक्फ बाय यूजर ये कहते हैं, सी बहुत बार ये डिबेट आया है कि सर वक्फ बाय यूजर हमारे मुस्लिम का रिलीजियन का एक बेसिक व्हाट यू कॉल कल्चरल थिंग है जो हमें कैरी करना है, और अगर वक्फ बाय यूजर नहीं रहता तो हमारा मुस्लिम का जो हमारा कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट है वो डिसफंक्शनल कहीं ना कहीं हो जाएगा। एज फार एज मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखा था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से वक्फ चालू हुआ है, दिस इज समवेयर अबाउट जस्ट 1500 years बैक। ओके, तो ये क्या कहते हैं, उस 15 साल पुरानी चीज को ये कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा कस्टम है, अगर ये आप रोक दोगे, बदल दोगे वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का एक्चुअल मतलब ये है कि अगर मैं एक जगह पे रह रहा हूँ, रिगार्डलेस आई एम टेनेंट, नॉट इवन नेसेसरी टू बी ओनर, ओके, एंड मैं अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए जगह यूज कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। नो डॉक्यूमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस वायलेट हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी ये लोग वही कहते हैं, अभी सरकार ने क्या नया लेके आया कि यू हैव टू एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रूमेंट, कुछ तो डीड होना चाहिए कि यार इनके नाम से आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है करके। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, वक्फ बाय यूजर इज हमारा बेसिक व्हाट यू कॉल रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट है कि हम ये फॉलो करना ही पड़ेगा हमें। 1500 साल पुराना है। अगर हम हिंदूज के लिए हम बात करें, मैंने देखा सती प्रथा, सती प्रथा इज डिस्क्राइब्ड इन वेदास, देन मतलब वो तो 2000 साल पहले है ना, वो अबॉलिश हो सकता है। सी वो हमको आज की डेट, आज की नीड्स पे एग्जामिन करना है। अगर ऐसे करने लग जाएंगे ये तो पूरा इंडिया का प्रॉपर्टी वक्फ हो जाएगा। एंड उसके अलावा पता है इवन गवर्नमेंट कैन नॉट एक्वायर देयर लैंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अभी नया लॉ में वो लेके आया है कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर देयर प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ दी डी में मतलब मेरे को जो सबसे बड़ा कॉन लगा इसमें कि यार जो नहीं होना चाहिए था, दैट इज विथ रिगार्ड टू द पर्सन हैज टू, अगर कोई वक्फ करना चाहता है, वक्फ इज व्हाट, इट्स अ व्हाट यू कॉल, आप एक जो उनकी गॉड है अल्लाह, अल्लाह के नाम पे परमानेंटली आप एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को उनके नाम पे दे देते हो परमानेंटली फॉर एवर, नोबडी कैन क्वेश्चन लेटर ऑन।
एंड वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, लाइक स्कूलिंग इंस्टीट्यूशंस, इनके मदरसास हो गए, या फिर मॉस्क हो गया, दरगाह हो गया, कब्रिस्तान हो गया। तो यहाँ पे सबसे मेजर डीमेरिट यह आता है कि सरकार पूछती है, यू हैव टू प्रूव दैट यू वेर 5 years मुस्लिम प्रैक्टिसिंग बिफोर एग्जीक्यूटिंग द वक्फ। सर अभी आपको कोई कानून आपको दिमाग में आता है क्या कि आप हिंदू हो करके एस्टैब्लिश करने के लिए? इज देयर एनी लॉ? नो, कुछ नहीं, कानून नहीं है हमारे देश में। दिस इज आवर डाइवर्सिटी। ओके, अगर मैं हिंदू हूं कहता हूं तो इट इज विद इन माई बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग नाउ आई एम हिंदू, टुमारो आई विल टेल आई एम मुस्लिम। ओके, देयर इज नो व्हाट यू कॉल प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये चीज मेरे को करना पड़ेगा। तो सरकार अगर पूछती है कि आपको 5 साल के लिए आप मुस्लिम होने चाहिए, देन व्हाट, 5 बार नमाजी होना चाहिए, वो टोपी पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट ही शुड बी, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, नोबडी नोज। यहाँ पे बहुत स्कोप है फॉर व्हाट यू कॉल इलीगल एक्शंस। राइट। तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है वक्फ का। तो प्रोबेबली ये सुप्रीम कोर्ट भी यही देख के कुछ ना कुछ इसके ऊपर रोक लेके आएंगे, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर ही। अच्छा, एक फंडिंग पे बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इस पे फंडिंग कैसे होती है और ये क्या लीगल है, इलीगल है? सर आई डोंट नो, मतलब ये क्या है ना, ये बहुत ही डार्केस्ट चीज है हमारे गवर्नमेंट का। प्रियर टू 2017, 2017 के पहले अगर कोई भी 20,000 के ऊपर डोनेशन देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, then it should be his names, his whereabouts, everything should be disclosed. But post 2018 amendment, 2017 चालू हुआ था बिल एंड 18 में इन्फोर्समेंट में आया। तो उसके बाद क्या हुआ है, सरकार ने ये जो 20,000 का लिमिट है ये हटा दिया, नंबर 1। नंबर 2 क्या किया, पहले कंपनीज एक्ट के हिसाब से यू कैन नॉट what you call donate more than 7.5% of your gross profit for 3 years average, वो लिमिट भी हटा दिया। एंड उसके बाद एसबीआई को सोल केयर टेकर बना देगी, आपको ही पूरा का पूरा पेमेंट इनसे कलेक्ट करना है। फोर्थ, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस डाइल्यूट कर दिया कि आप वो जो पैसा इनको दिया है उसके ऊपर आप 100% टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो विदाउट डिस्क्लोजिंग किसको दिया है, क्या दिया है, नथिंग यू नीड टू डिस्क्लोज, 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। मतलब किसी 1 करोड़ रुपए कमाए, मतलब करोड़ रुपए कमाए, तो उसमें से 50 लाख रुपए मैंने डोनेट कर दिए मान लो किसी भी पार्टी को, तो 50 लाख मेरे एग्जम्प्टेड हो गए पूरे हाँ, यस, और मुझे फायदा अलग मिलेगा। उसे ही हम सरकार कोर्ट बोलती है क्विड प्रो को स्कीम, हाँ। लेन देन, आप मेरे को दो मैं आपको दूंगा, आपको वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन का लाइसेंस चाहिए, मैं आपको दूंगा, समथिंग लाइक दैट। इसे बहुत सारे अभी केसेस उठे थे विथ रिगार्ड टू फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड ऑल की, यार उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, जब उनके थ्रू फंड्स ट्रांसफर हुआ उसके बाद रुक गई इंक्वायरी। अभी ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ओपन किया ना, मतलब इट शुडंट बी इनविजिबल, इट शुडंट बी व्हाट यू कॉल इन द डार्क स्पेस, इट शुड बी एप्लीकेबल टू आरटीआई। तो उन सबसे ये सब चीजें बाहर आई, 12,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट एवर। एंड मजेदार बात क्या है, 7.5% का कैप नहीं रहा अभी प्रॉफिट्स का, तो हर कोई शेल कंपनी है, मोस्ट ऑफ देम आर शेल कंपनीज हु आर डूइंग, मतलब जिनके नाम से वहां पे पैसा जा रहा है, वो इन रिटर्न क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कितने चेन्स कनेक्ट होके वो शेल कंपनी जा रही है, वो इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत मुश्किल है। सो यस, ये कभी कभी लगता है कि ये शायद हमारे सरकार का सम डार्केस्ट चैप्टर होगा। मतलब ये जो आज आपने टॉपिक कवर किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत मायने रखते हैं लोगों को समझ, जो आपने सिंप्लीफाइड वे में समझा है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है कि समझ में आ गया, एटलीस्ट मुझे भी समझ में आया कि चीज़ें होती क्या है। एंड उसके अलावा क्या है, टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है सर, तो इसका मतलब क्या है, वो जो पब्लिक अकाउंट्स में पैसा जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है, सीएफआई में जा रहा है, पीएफआई में जा रहा है, वो कम हो गया है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जा रहा है और टैक्स एग्जम्पशन मिल गया उसके ऊपर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। शरण जी, मतलब एक कुछ सवाल और इस पॉडकास्ट के आज आपसे, मतलब बताओ कि अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो लॉ करना चाहते हैं, उनको क्या रियलिटी चेक रखना चाहिए? क्योंकि मेरे को याद है कि मैं जब 12th पास कर रहा था, मुझे किसी ने बोला था कि लॉ कर लो, वहाँ बहुत ग्लैमर है। आजकल तो पॉसिबली यस, लोगों के बीच में ये बातचीत चालू है, क्योंकि मैंने अभी कोई कॉलेज सुना था जिनका एडमिशन फीस ही 70-80 lakhs है। उसने, यार इतना कितना पैसा बनाते हैं हम लिटिगेशन में ना 10-10 साल रगड़ रगड़ जाते हैं लोग, फिर बाद में पैसा बनना चालू होता है।
दैट टू इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मेरे पेरेंट्स कोई एडवोकेट्स नहीं थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है उनको पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। एंड नाउ व्हाट इज द रियलिटी चेक? रियलिटी चेक इज सर, हॉनेस्टली लिटिगेशन में अगर आओगे तो इनिशियल बेयर मिनिमम 5 इयर्स या फिर बहुत रिगरस प्रैक्टिस, प्रोबेबली जिस तरीके से मैंने किया, आई डोंट वांट टू बोस्ट बट स्टिल कि जिस तरीके से कुछ-कुछ हुआ इवेंट्स, इसे 2-3 साल भी बेयर मिनिमम बहुत रिगरस प्रैक्टिस, रात के 2 बजे, 3 बजे, मॉर्निंग 6 बजे से लेके वी यूज्ड टू डू दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस विद व्हेन आई वाज़ विद मिस्टर कोतवाल, वहाँ पे किया था। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबली डाउन द लाइन ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर आप अपनी इंडिपेंडेंट ऑफिस खोल सकते हो। बट ऑफिस खोलने के बाद ये आपका स्टार्टअप बन जाता है सर। प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज बहुत होती है, खुद फाउंडर बन जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज रहती है, कितनी बड़ी टीम रखे, वहाँ से कहीं से क्या बोलते हैं इंक्वायरी आई है, फिर वो बोलते हैं नहीं सर हमको थोड़ा ओल्ड एडवोकेट चाहिए, हम यंग है तो लोग कभी-कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जस्ट बाय सीइंग फोटोग्राफ। बट एक चीज़ बहुत अमेजिंग रही मेरे साथ कि व्हेनेवर कोई भी क्लाइंट आता है ना, अगर कोई बहुत बार वकील रेफर करके आते हैं, तो जब वकील के साथ कोई भी क्लाइंट आता है ना, 100% केस देके ही जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि वो केस मतलब बात करके सिर्फ इंक्वायरी करके चला गया है। नहीं, 100%। आई डोंट नो, पीपल फील कि मेरा जो कम्युनिकेशन में उनको कम्युनिकेट करता हूँ ना, पीपल फील कि यार मेरे को समझ में आ गया चीज़ें। मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को ज़रूरत नहीं है वो जो भी फैंसी वकील। एंड उसके अलावा हॉनेस्टली मैं कहूँ तो जो फीसेस भी मैं चार्ज करता हूँ तो दैट्स मतलब प्रीटी ऑन द हायर साइड ऑफ द मार्केट। डूइंग अमेजिंग। वाओ! एंड ऑलवेज मेरे लिए फीस वाज नेवर अ मेजर पार्ट, क्योंकि आई सेड यू मतलब आई फॉल फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली। हुँ, पैसों का कभी प्रॉब्लम था नहीं। तो आज भी मेरे ऑफिस में है मोर देन 50% केसेस प्रो बोनो केसेस है। मतलब प्रो बोनो? प्रो बोनो मतलब ज़ीरो कॉस्ट, एंटायरली फ्री। मैंने बहुत सारे अक्यूज़ लोगों को, विक्टिम्स लोगों को डिफेंड किया है। आई एम पार्ट ऑफ दिस कमिटी कॉल्ड एज़ कर्नाटका हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। वो कमिटी क्या है? इट गिव्स व्हाट यू कॉल टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल फ्री एडवोकेट की सर्विस देते हैं। लाइक व्हाट यू कॉल इफ यू आर ए एससी/एसटी कैटेगरी या वुमेन की कैटेगरी या फिर सीनियर सिटीज़न, इनकम कैटेगरी, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, तो उसमें आपको मिलते तो वहाँ से हमें मैटर्स असाइन होते हैं। तो मेरे पास अभी करंटली मैं बहुत एक्टिवली उनसे मैटर ले लेता हूँ। मतलब अगर वो 1 देते मैं कहता हूँ और 2 फाइल दो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई हैव मोर देन 50% मैटर। तो इट वाज़ नॉट ऑलवेज़ कि मनी। वो जैसे मैं प्रैक्टिस में आगे जाता गया, प्रैक्टिस में वो मज़ा आने लगा। वो रिसर्चर्स हम रात में लेट नाइट तक बैठ के करते हैं ना, उसका थ्रिल अलग है सर। मतलब एंड उसके बाद वो केस हम आर्ग्यू करते हैं। वी आर्ग्यू विद दैट एम्पैथी। हम खुद क्लाइंट के शू में खड़े होके आर्ग्यू करते हैं, वो पेन के साथ आर्ग्यू करते हैं बहुत बार। एंड इट्स वंडरफुल। काम करोगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं तो शायद इतना वास्ट नॉलेज होगा नहीं, और नॉलेज होगा नहीं तो फिर सक्सेसफुल होंगे नहीं। बहुत बढ़िया श्रेयांश जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। एंड थैंक यू, काफ़ी ऑल इंटरेस्टिंग प्लेजर चीज़ें इज़ आपने माइन। बताई और बहुत सरल तरीके से आपने समझा दिया आज। शायद हमारी ऑडियंस को मस्त तरीके से समझ में आई होगी। कमेंट करके बता ही देंगे सारे लोग कि कैसा लगा उनको पॉडकास्ट, और देखते रहिए फाउंडर स्ट्रीम।